आप अच्छी फाइट ले छोटे ये हम पेज पे शेयर कर देंगे सारे। कर देना पब्लिकली शेयर करेंगे, आप पब्लिकली शेयर डालेंगे। आपको प्रॉमिस है मेरे रिश्तेदार जिनके बच्चे को मैंने सिलेक्शन नहीं करी वो बोलना छोड़ गए मेरे लिए। मैं जब 10 साल देश के लिए खेला हूँ तब लोग नहीं जानते। तो जो मेरे साथ हुआ है ना, एक मेरे को अवार्ड नहीं मिला, वो एक ही बंदा। एपिसोड वी गॉट मनप्रीत सिंह, हरियाणा स्टीलर्स हेड कोच। मैंने सोचा था कि हम कबड्डी से शुरुआत करेंगे बिकॉज सारी जिंदगी हमने कबड्डी खेली है और देखी है। थैंक यू सो मच भैया, आप आए हमारे पास। थैंक यू। क्योंकि भैया आप एक स्टार हो, आप अपने टाइम में बहुत अच्छे रहे थे, अपने कोचिंग बहुत अच्छे आपने करी। आपको इस तरफ पहुंचने में क्या क्या लगा और कितने साल लगे? अपनी हकीकत बात बताऊं, मैं तो बचपन से कबड्डी खेल रहा हूँ। गाँव में अपने बिरामबाड़ा के पास ही रहे, पड़ता पंजाब में बॉर्डर पे। ठीक है। मोहाली डिस्ट्रिक्ट में, पहले मेरी डिस्ट्रिक्ट पटियाला थी, बाद में मोहाली डिस्ट्रिक्ट जो अम्बाला से चंडीगढ़ रोड गया ना, उससे 2 किलोमीटर साइड में। और बचपन में कबड्डी गांव में ज्यादा खेलते थे, तो वहीं से शुरुआत हुई। आपके डिफेंडर थे या रेडर थे? स्टार्टिंग में मैं डिफेंडर हूँ, तो फॉरवर्ड खेलता था। लेकिन उस टाइम बचपन में ना बहुत एज छोटी थी, मेरे को लगता 5th क्लास में था। तो उस टाइम खेलते टाइम जैसे एंकल होल्ड कर रहा तो मैंने किक मारी, तो ये 2 दांत टूट गए ऊपर के। तो तब से मन में डर बैठ गया कि यार एंकल बड़ा चोट लगेगा। तो जो हमारे उस टाइम स्कूलों में मास्टर होते थे ना फिजिकल के, तो उन्होंने मेरे को जबरदस्ती की नहीं, कॉर्नर की बजाय तो रेड किया, अच्छी हाइट है, तो मैं रेडिंग में चला गया। तो फिर तब से रेडर हो गया। आपके पंजाब की बहुत बलविंदर फिड्डा जी बहुत फेमस है, कि आपने उनसे कुछ सीखा या उनको देखा? मैं बहुत कम टाइम खेल पाया उनके साथ। जब मेरी स्टार्टिंग थी तो बलविंदर फिड्डा जी भी उस टाइम कबड्डी छोड़ने पे आ गए। मैं 98 और 99 में एक नेशनल और एक नेशनल गेम बलविंदर फिड्डा जी के साथ वो टीम कप्तानों में। हाँ, वो बहुत अच्छे प्लेयर हुए हैं भाई। जैसा प्लेयर मेरे हिसाब से अकेले प्लेयर थे जो चेन तोड़ते थे। हाँ बिल्कुल, उन जैसा प्लेयर भविष्य में नहीं आएगा, क्योंकि उस टाइम ना इंडिया में जो नेशनल होती थी तब बॉडी वेट का कोई रोल नहीं था। आपका कितना ही बॉडी वेट हो सकता है, अब 85, अभी 85 है। तो तब बलविंदर फिड्डा जी का जब वो अपनी जवानी में, तो मेरे को लगता है 100 प्लस ही वेट होता होगा, और बहुत अच्छी फिजिक थी। और उन्होंने एक ही टाइम पे 3 कबड्डी खेली है। एक तो नेशनल स्टाइल कबड्डी जिसके वो सुपरस्टार हुए हैं, एक सर्कल कबड्डी जो पंजाब में खेली है, और कंट्री में अपना सर्कल कबड्डी वो हरियाणा पंजाब ज्यादा खेलते हैं, एक वो खेली है। एक बलविंदर फिड्डा जी जहाँ से आते हैं ना, माजे से, उस साइड में टेरी वाली कबड्डी होती है, उसमें टाइम नहीं होता, उसमें पॉइंट होते हैं कि जो 21 पॉइंट पहले बनाएगा वो जीतेगा। तो उसमें टाइम नहीं होता, टाइम की कोई लिमिट नहीं होती, खाली पॉइंट होते हैं। तो वो कबड्डी भी खेली है उन्होंने। तो 3 कबड्डी के बादशाह रहे हैं, बहुत लंबी कबड्डी खेली है। सो बढ़िया है। हाँ, नहीं, मैंने तुमका नाम बहुत सुना, मेरे पिताजी से भी सुना। हाँ, कहते उनसे आपके फादर तो उनके साथ खेले भी हैं, और उनके खिलाफ फिर कोच भी रहे हैं हरियाणा पुलिस में। तो फादर साहब का तो बहुत लंबा करियर है कबड्डी में, उन्होंने तो ज्यादा नजदीक से देखा है। हाँ, तो मुझे लगता है कि वो एक अकेले प्लेयर थे जो चेन तोड़ देते थे, बहुत बड़ी चीज थी। और मैं ये पूछना चाहूंगा, हरियाणा स्टीलर्स के कोच इस साल दोबारा नहीं? हाँ बिल्कुल। कितने साल के लिए और रहेंगे? हाँ, पहला मेरा कॉन्ट्रैक्ट हरियाणा स्टीलर के साथ 3 साल है ना, जो पिछले साल फिर मैंने 3 साल का हो गया। सो मैं बहुत खुशनसीब मानता हूँ अपने आप को कि जिंदल ग्रुप के साथ काम करने का मौका मिला। बहुत अच्छी टीम है, जो बच्चे खेलते हैं वो तो है ही, जो स्पोर्टिंग में टीम है ना कबड्डी, और जो स्पोर्ट्स को जानते हैं वो बहुत काम अच्छा कर रहे हैं इंडिया में। JSW से उनका कोच को बहुत खुशी है मेरे को। बहुत JSW की जो उनका जो स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट है उसके बारे में क्या कहना चाहूँ? जो नीरज चोपड़ा वहाँ से आए, बॉक्सिंग स्टार ईशान देव आए, अब मैंने सुना कबड्डी की अकेडमी भी कर ली उन्होंने, तो आपको लगता है नेक्स्ट कबड्डी स्टार वहीं से आने वाला? ऐसा कह सकते हैं, और बहुत खुशी होगी भाई कि इंडिया को अच्छे प्लेयर दे पाए कबड्डी में, क्योंकि जिंदल ग्रुप ने जो स्पोर्ट्स में काम किया है ना, बहुत कम बड़ी इंडस्ट्री काम कर रही है। बड़े बड़े नाम है इंडिया में, अडानी, अंबानी है,
लेकिन स्पोर्ट्स में वो इतना काम नहीं कर पा रहे, इतना जिंदल फैमिली कर रहे हैं। और हमें खुशी इस बात की है कि हमारे हरियाणा से है ना जिंदलपुरी। तो आपके एनवाईपीज में वहीं पे ट्रेन करते हैं ईयर लॉन्ग, जैसे आपका प्रो कबड्डी खत्म हो जाती है फिर जो आप एनवाईपीज लेते हो या फिर कोई फॉरेन प्लेयर होते हैं, क्या वो डब्ल्यू में रहते हैं फिर सारे? हाँ तो भाई पहले ऐसा था कि पहले हमारे पास एकेडमी नहीं थी, हाँ जी, हाँ अभी दिसंबर में स्टार्ट किया जी। रोहतक में एमडीयू यूनिवर्सिटी के साथ पीएमओ करके उनके साथ कोलिब्रेशन में एकेडमी स्टार्ट की है। हाँ जी। सो अभी बच्चे वहाँ पे जो है उनकी एज छोटी है, अभी 16-17 साल है, तो नेक्स्ट ईयर वो कबड्डी पे आ जाएंगे। रहना पीना खाना सब आप लोग कब कर रहे बिल्कुल हरियाणा टीम, हमारी हरियाणा स्टीलर टीम, उनका रहने का खाने का पॉकेट मनी, हम बहुत एक अच्छे इंटरनेशनल लेवल पे एकेडमी स्टार्ट की है। हैं? पर एनवाईपी सिलेक्शन करने का कैसा प्रोसीजर रखते हो? बिकॉज मैं जानता हूँ एनवाईपी सिलेक्शन करना बहुत कंट्रोवर्शियल है। तो मेरे हिसाब से जो मैं जानता हूँ, आप किसी को भी ले सकते हो, कोई प्रेशर नहीं है, आप किसी का फोन आया तो भी लेना पड़ सकता है, आपको पता है सब होता है। मैं कभी घबराता नहीं हूँ मुश्किल सवाल पूछने से, तो मैं इसलिए कहता हूँ आप एनवाईपी सेलेक्ट कैसे करते हो? तो भाई देखो हर बंदे के ऊपर ना, जैसे आप कोच हो एक टीम के ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होती है। और एनवाईपी का ऐसा नहीं है कि आप खेल से ही बच्चे लेते हैं, ज्यादा प्रेशर रहता है तो दूसरे लोगों की भी सुननी पड़ती है। लेकिन हमने जो अपनी टीम का एक सिलेक्शन का वो बनाया है ना, वो बहुत अच्छा बनाया है टीम ने। अभी हमने कोच को सेकंड पे रखा है, फर्स्ट में हमने अपनी टीम की जो मैनेजमेंट है उसको आगे रखा है, कि हमने एक बोर्ड बिठा दिया है सिलेक्शन में, बिल्कुल फेयर सिलेक्शन होता है हरियाणा स्टीलर का। बाकी टीमों का कैसे हो रहा है उसके बारे में तो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन जब से मैं हरियाणा टीम में आया हूँ, हमने एक जो सिलेक्शन का प्रोसीजर है वो बहुत क्लियर कर दिया है। क्योंकि बोर्ड बैठता है और बोर्ड को ये कहते हैं कि जो आपको अच्छा लगता है आपको उसकी सिलेक्शन करनी है। सो जो अच्छा बच्चा होगा ना वो सभी की लिस्ट में नाम आ जाएगा, चाहे वो रेडर है डिफेंडर है। वो तो हर टीम जाती है। हाँ, अब मान लो आप बहुत अच्छे बॉक्सर हो, आप अच्छी फाइट लेते हो, तो जितने सिलेक्टर बैठे हैं आप उनकी लिस्ट में सभी की आ जाओ। अगर आप सिफारिश से आए हो तो वो जिसके पास आपने सिफारिश किया आप उसी की लिस्ट में होंगे, है ना। लेकिन वो 5 की लिस्ट में नहीं आ सकता। हाँ, मैंने ये देखा है जो अच्छा प्लेयर होता है उसको 5 टीमें ऑफर कर रही हैं। हाँ, पर फिर उनके पास भी नेगोशिएटिंग पावर आता है। हाँ, हाँ, ये आपको पता है सर, बिल्कुल। एक बिजनेस है अंदर, मतलब तो वो भी प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। प्रेशर तो होता है। सीएम से लेके और जो हमारे एमपी होते हैं वहां तक के बच्चे फोन कराते हैं कि भाई हमारी हम इन बच्चों को ले लो। सो उनको भी कैसे ना कैसे करके हम समझाने की कोशिश करते हैं कि हम सिफारिश से अगर एक बच्चा ले भी लेंगे तो इसको खेलने का मौका नहीं मिलेगा ना। इनको ये बोलो कि अच्छी मेहनत करके ऊपर आए, लेकिन बच्चे समझते नहीं इस चीज को, शॉर्टकट अपनाने की ज्यादा कोशिश करते हैं। फिर प्रो कबड्डी में जाके जो सिफारिश से बच्चा जाता है तो उसको मैच नहीं मिल पाता, वो बाहर बैठा रहता है, तो वो ज्यादा इंसल्ट फील करता है। मैं मानता हूँ अगर आप किसी को चांस भी दे दो, अगर आप परफॉर्मेंस नहीं करेगी, अभी ये सोशल मीडिया का जमाना है। हाँ, बिल्कुल। कितनी गालियां पड़ेगी सोशल मीडिया पे, पूछेंगे कोच को, पूछेंगे आप क्यों नहीं खिला रहे हो इसको, प्रेशर तो ऑब्वियसली पड़ता ही है इन चीजों बिल्कुल पे। पड़ता है। और दूसरी चीज आजकल कबड्डी में, सॉरी आपको रोका, मैं ये पूछ रहा हूँ आजकल में फिक्सिंग के बहुत इश्यूज आ रहे हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहूंगा? देखो ये सच्चाई है या झूठ है? अरे भाई, कोई भी चीज ना सारी झूठ भी नहीं हो सकती और कोई भी चीज सारी सच भी नहीं हो सकती है। हाँ जी, जहाँ पे स्पोर्ट्स है इतने अच्छे लेवल पे चल रहा है हाँ जी, तो वहाँ भी ये चीजें तो होंगी, हाँ जी। क्योंकि कबड्डी तो हमारी मिट्टी से जुड़ा हुआ गया है। कबड्डी इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा, क्रिकेट के बाद अगर कोई चीज पॉपुलर हो रही है वो कबड्डी हो रही है। हाँ जी, हाँ जी। तो ये छोटी मोटी चीजें तो इसमें भी आएंगी, लेकिन हमारे कबड्डी के जो प्लेयर है ना बहुत ही ईमानदार है। मेरे को लगता नहीं है कि जो अच्छे लेवल पे खेल रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे या प्रो कबड्डी लेवल पे, नेशनल लेवल पे, तो वो ऐसा काम करेंगे। और इक्का दुक्का तो सारी जगह होते हैं, हम उसको निकाल भी नहीं सकते। क्योंकि मैंने बहुत सारे देखे हैं, उनको बाद में फ्रेंचाइजीज लिख देती है इनडिसिप्लिन, लेकिन वो इनडिसिप्लिन नहीं है, वो तो आपको पता है क्या है, लेकिन पब्लिकली वो कभी एडमिट नहीं करती, आपको सारी बातें पता है। देखो बहुत सारी चीजें ना आपको सोचना पड़ता है। अगर कोई भी फ्रेंचाइज है, कोई टीम है, क्लब है, अगर वो ये चीजें बोलेंगे ना तो उसका फिर मीडिया में या अलग जगह पे गलत प्रभाव पड़ता है गेम पे, है ना। हमें सबसे पहले तो अपनी गेम बचानी है। सो कोशिश ये करते हैं कि जो ऐसा काम करता है तो उसको उस गेम से दूर कर देते हैं। और ऐसा नहीं है कि 1-2 साल के लिए, लाइफ टाइम के लिए बहुत सारे प्लेयर हैं जो बाहर बैठे हैं जिन्होंने छोटा मोटा कोई काम किया है। मैंने भी पता है। बिल्कुल। तो दूसरी चीज, चलो ये तो सर एक सवाल और है, एशियन गेम्स की स्टार्टिंग 7 बता दो।
आप अगर आप हेड कोच होते हाँ, हैं अब एशियन गेम्स में क्या स्टार्टिंग 7 पिक करते हैं? देखो हमारे ना इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा टैलेंट है अभी हाँ, पिछले जब से अब जो कैंप में सिर्फ 20 बच्चे बचे हैं, लेकिन अगर आपको इनमें से भी सिर्फ स्टार्टिंग 7 पिक करनी है, और सबसे टफ सवाल आपके लिए है, आप जयदीप को लोगे या अपने पूरा स्टूडेंट प्रवेश बैसवाल को लोगे? नहीं देखो आज के टाइम तो जयदीप ज्यादा अच्छा है, जयदीप अच्छा है। बट जयदीप बहुत अच्छा है। जयदीप के साथ मैं अगर कोच हूँ तो मैं सुनील को रखूँ, जयदीप सुनील सेंटर। हाँ, और मैं सुनील को कैप्टन भी रखूँ क्योंकि उससे अच्छा कैप्टन आज के टाइम, हाँ जी। कल तो पता नहीं, लेकिन आज के टाइम सुनील से अच्छा कैप्टन पूरे इंडिया में मेरे को नहीं। मेरे हिसाब से युवा जितना भी कर पा रही है, इट्स ऑल बिकॉज़ सुनील। सुनील टीम को स्टेबल रखता है, काम रखता है। सुनील से बेटर कैप्टन और बेटर राइट कवर अभी नहीं है मेरे हिसाब से। नहीं है, इंडिया में तो नहीं है। जयदीप और सुनील की जोड़ी, हाँ जी। पहले सुनील और प्रवेश की जोड़ी थी। हाँ प्रवेश भी बहुत अच्छा है, आप उसको सेकंड पे रख सकते हैं, लेकिन फर्स्ट में आपको जयदीप रखना पड़ेगा। प्रो एशियन गेम में अगर गोल्ड लेके हैं, हाँ। और सुनील को आपको कैप्टन रखना पड़ेगा। लेफ्ट कॉर्नर राइट कॉर्नर उसमें बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि बहुत नए तो राइट में तो आपका हरियाणा का स्टार है राहुल से। देखो राहुल सेठपाल तो बहुत अच्छा कॉर्नर है, लेकिन राहुल मैंने जो नेशनल में देखा है उसकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं है कि आप उसको आज के टाइम प्लेइंग कराओ। अच्छा प्लेयर है, उसको एशियन गेम में जाना। नेक्स्ट एशियन गेम्स मिल सकती है या फिर जो भी हो सकता है, और फ्यूचर के लिए हाउ कितने साल के कोई यंग है? अभी तो बहुत यंग है, तो भी तो उसके बाद बहुत टाइम हाँ, है। लेकिन आप प्लेइंग जब एशियन गेम का टाइम आता है ना या वर्ल्ड कप का टाइम आता है, ये सीरियस टूर्नामेंट था, उसमें एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। उन्हीं बच्चों को ज्यादा मौका दोगे खेलना प्लेइंग 7 में जो आज के टाइम फॉर्म में है ना। सो बहुत अच्छे बच्चे हैं, नए बच्चे। युगेश हुड्डा बहुत अच्छा कॉर्नर है ना। युगेश दहिया, सॉरी युगेश दहिया जो बुल का भी कॉर्नर राइट को आपसे पिक करोगे राइट साइड? हाँ, वो बहुत अच्छा है। हाँ जी। अगर मैं कोच हूँ तो उसको लेफ्ट साइड देखो, इसमें भी 2-3 ऑप्शन बहुत अच्छे हैं। वो रेलवे का लड़का जो यूपी योद्धा का कॉर्नर है, सुमित बहुत बढ़िया है भाई। वो लड़के ने जितने मैच यूपी में जितवाया ना, यूपी बहुत एक प्रॉपर मिड टेबल टीम है। वो कभी नीचे नहीं फिनिश करती, कभी चैंपियन नहीं, लेकिन वो प्रॉपर मिड टेबल टीम का एक उसकी और एक वो 2-3 सीजन स्टेबिलिटी थी नीतीश। वो दोनों बहुत अच्छे। तो आपकी बात बहुत अच्छी है, सुमित सामान बहुत अच्छा है। हाँ, वो कॉर्नर मेरे को बहुत अच्छा है। और एक जो बेंगलोर बुल्स में नया लड़का था ना, शंकर दीपक शायद नाम है, तो वो कॉर्नर बहुत अच्छा है। आपको एक ही पिक करना है? एक करना है तो फिर मैं इसी को, रेलवे वाला जो लड़का है ना स्मिथ को। और 3 रेडर्स। अब रेडर्स में बहुत ऑप्शंस है, ऑलराउंडर लोगे, रेडर्स लोगे, तो 3 रेडर्स कौन? देखो मैं अगर लेफ्ट की साइड से बात करूं तो शिवम पटारे और ये अपना है ना लड़का लोचो। हाँ, अयान। सिर्फ 3 रेडर्स ले रहे हैं। अब आपके पास बचे, अगर आपने अयान नहीं लेफ्ट में 2 इनसे बेटर आज के टाइम लेफ्ट में शिवम और ये तो है। हाँ, दोनों में से एक हम पिक कर सकते हैं। हाँ जी। या तीसरा लेफ्ट रेडर जो अच्छा है वो पनेरी पलटन का है लड़का सिंह। इन तीनों में से एक पिक कर सकते हैं, इतनी अच्छी फॉर्म में है तीनों लड़के। हाँ जी। और राइट की बात करें तो देवांग दलाल बहुत अच्छी फॉर्म में है। आशु बहुत जबरदस्त है। अर्जुन। अब आपको इन 6 रेडरों में से सिर्फ 3 पकड़, और नवीन। हाँ जी। फिर पवन शहरावत, ये 4-5 लड़के। पवन शहरावत नेशनल्स बहुत अच्छा गया था, बहुत अच्छा गेम है। तो इन 5 लड़कों में से हमें 2 लड़के रखने पड़ेंगे राइट साइड के लिए, है ना। तो अगर प्लेइंग की बात करें तो अर्जुन और देवांग दलाल, ठीक है ना, इनको प्लेइंग करना है। सो बाकी स्टाइल वाइज लेफ्ट में एक ही करना है तो फिर शिवम पटारे को करना है। हरियाणा में है लड़का, महाराष्ट्र में है। हाँ, महाराष्ट्र से। हाँ जी, हाँ जी। तो क्योंकि उसका जो जब ईरान के खिलाफ खेलता है ना, वो हमने देखा है तो बहुत कम कैच खाता है, स्पीड बहुत है, और बाउंस करने की स्पीड अच्छी है, टच बहुत अच्छे है, जंप बहुत अच्छा है। वैसे जो भी कबड्डी की इस बार एशियन गेम्स की सिलेक्शन में बहुत प्रेशर वाली होगी। प्लेयर 12 जाने 12 प्लेयर्स कैसे सेलेक्ट करेंगे इतने अच्छे? देखो मैं वही कह रहा हूँ ना कि जो आज के टाइम में, मैं तो कैंप में हूँ नहीं, मैं तो अपनी बताइए। अगर मैं कोच होता, आप कभी एशियन गेम्स में ट्राई क्यों नहीं करते? आपका देखा है बहुत सारे बड़े कोचेस को भी अप्लाई भी नहीं करते। नहीं, मतलब इसमें क्या है मैं बताना चाहूंगा आपको। जैसे हम प्रो कबड्डी में हम कोचिंग करते हैं, मौका मिलता है, अच्छा करते हैं। वो साहब है हमारे, आपके फादर हुड्डा साहब,
वो नहीं ट्राई हाँ, करते? मैं फर्स्ट टाइम इंडिया खेला था, तो उसामा हमारे कोच थे श्रीलंका में। सो उन जैसा कोच ई प्रसाद राव जी, रणधीर कोसाव, बहुत कम कोच है ऐसे, जो टेक्निकली बंदे को साउंड करते हैं, एक अच्छा लीडर बनाना, अच्छा खिलाते हैं। सो ये 3 कोच के अंडर खेला हूँ मैं। ई प्रसाद राव जी के अंदर खेला हूँ, हुड्डा साहब के अंदर खेला हूँ, रणधीर कोसाव के अंदर खेले। सो इनको अभी चलो, ई प्रसाद राव जी तो नहीं कोचिंग करते हैं, लेकिन हुड्डा साहब करते हैं, रणधीर को साहब करते हैं। उनको नहीं मौका मिलता, मेरे को तो कहाँ से मिलेगा? नहीं, वो पापा तो मेरे पिताजी कभी ट्राई भी नहीं हाँ, करते। नहीं, और यार, आप लोग तो यंग हो, आप लोगों को ट्राई करना चाहिए। वो ट्राई इसलिए नहीं करते ना कि रणधीर को साहब और हुड्डा साहब ने बचपन से कबड्डी खेली और खिलाई है ना, हाँ, तो आज उनको ये जरूरत नहीं है किसी के पास जाके कि हमें इंडिया टीम का कोच रखना। वो तो सिलेक्शन कमेटी है जो, या हमारी फेडरेशन है, उनको देखना चाहिए कि बेस्ट कोच कौन है। भैया फेडरेशन तो बहुत एज ए खिलाड़ी रहा हूँ, मैं भी इंटरनेशनल रहा हूँ। मैंने एक चीज देखी है, फेडरेशन ने सिर्फ इसलिए बनाई जाती है कि वो बताएगी कि क्या है। आप फेडरेशन से ऊपर आज तक ना कभी प्लेयर हुआ है ना कोच। नहीं कोच, वो जो उनका फॉर्मूला है उसके थ्रू तो हर एक को जाना ही पड़ेगा। तो अगर आपको बोलता है देखो कि फेडरेशन जो मेरे को सुनने में आया, वो सच है झूठ है पता नहीं, कि फेडरेशन चाहती है कि आप अपने फॉर्म भर के दें कोचिंग के लिए, है ना। तो बहुत सारे कोच हैं जो देते भी हैं फॉर्म, पर जो असली जो आप एक बात हो, एक खिलाड़ी है क्या है, खिलाड़ी बहुत जो मैं भी खिलाड़ी हूँ आपसे शेयर करूँगा, जो खिलाड़ी है वो बहुत सैक्रिफाइस की, उसने लाइफ में मेहनत करी है। वो किसी का भी झुकना इतना पसंद नहीं करता। अगर आप फॉर्म भरा रहे हो, आप उनको पता होना नहीं, आपको लगता है पता होना चाहिए कि कौन क्रेडिबल है कौन नहीं है, फॉर्म से डिसाइड कर रहे हैं। आपको क्या लगता है इस बार? देखो हर चीज देखनी चाहिए। अब आप पिछले साल के चैंपियन हो, इस बार भी टॉप 6 में थे। जोगिंदर भैया पिछले साल फाइनल जीते थे, नहीं इस साल फाइनल जीते, पिछले साल फाइनलिस्ट थे, जब सेमीफाइनल थे। उससे पहले वो उनका करियर तो आप जानते ही हो। तो आपके हिसाब से ये प्रो कबड्डी को नहीं दे रही इंपॉर्टेंस, जो भी कोचेस चल रहे हैं, तो किनको दे रहे हैं? तो भाई मैं 2 चीजें चाहता हूँ कि कोई भी कोच जाए, सबसे पहले तो मेरा देश जीतना चाहिए। हाँ, ये तो बहुत सर्टन है। हाँ, कोई भी कोच ये नहीं चाहते, बड़ा निष्पक्ष होना चाहिए, बहुत ट्रांसपेरेंट होना चाहिए कि किसको लेके जाए। हाँ भाई बिल्कुल, मैं वही बात करता हूँ कि सबसे पहले तो कंट्री है, हाँ जी। फ्लैग हमारा सबसे ऊपर है। एशियन गेम में हमारा दबदबा है, 1990 से लेके अब तक कंटिन्यू हमने गोल्ड जीते हैं। एक जगह है हम नहीं गोल्ड जीत पाए 2018 में, उसमें भी बहुत कंट्रोवर्शियल सिलेक्शंस थे, इसलिए नहीं जीत पाए। तो जो सिलेक्शन है 12 प्लेयर लेके जा रहे हैं, मेरे हिसाब से कि आपको ना प्रॉपर साइड लेके जाना चाहिए। हाँ जी। कबड्डी पहले जैसी कबड्डी नहीं है, आपको प्रॉपर रेडर बैलेंस टीम का होना चाहिए, लेफ्ट रेडर राइट रेडर, आपको कॉर्नर उसका बैकअप, अच्छी सिलेक्शन करनी चाहिए जो फॉर्म में बच्चे हैं। फिर कोच कोई भी जाए उनको अच्छा काम करना चाहिए, उनको पता होना चाहिए कौन प्लेयर कहाँ पे अच्छा खेलेगा। जो फजल अतरा चली है उसके सामने हमारा रेडर लेफ्ट का अच्छा खेलेगा या राइट का अच्छा खेलेगा ना, और शागलू है उसके आगे कौन सा। सो ये प्लानिंग स्ट्रेटेजी आपको आनी चाहिए करने। ये नहीं कि वहां जाके आप ये सोचो यार ये नहीं अच्छा कर रहा है, इसकी जगह दूसरे को खिला दे, तब मेडल नहीं आएगा भाई। और मेडल नहीं आएगा तो हमें बहुत दुख होगा। अगर आप ईरान के कोच होते, फजल को पिक करते हैं शार्दुल? मैं दोनों कैसे? क्योंकि शार्दुल रेड भी कर लेगा, वो सेकंड से भी अच्छा खेल जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। मैं कोच होता तो मैं दोनों को सिलेक्ट करता। मेरे हिसाब से तो इंडिया ईरान फाइनल है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। और कौन सा देश आपको लगता है? पाकिस्तान की अच्छी टीम है, अब नए प्लेयर अच्छे हैं। कोरिया की अच्छी टीम है। कोरिया जब हमारा मेडल नहीं आया था तब हमें सेमीफाइनल में कोरिया ने हराया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ ब्रॉन्ज मेडल। तो इसलिए हमें कोरिया से भी अच्छा खेलना पड़ेगा, हमें पाकिस्तान से भी अच्छा खेलना पड़ेगा, हमें ईरान से भी अच्छा मतलब कि हमें एशियन गेम जीतनी है तो हमें सबसे बेटर करना पड़ेगा ना। तो वैसा मसाला हमारे पास है। प्लेयर्स बहुत बड़ा टैलेंट की डेप्थ, और बहुत सारे प्लेयर्स हमें 1-2 प्लेयर हमें छोड़ने ही पड़ेंगे, जो हमारे लिए बहुत दिक्कत भी आएगी कहीं। और कई लोग कहेंगे गलत सिलेक्शन भी हुई है, बिकॉज 12 ही प्लेयर ले जा रहे हैं आप, इतने अच्छे प्लेयर्स हैं। अब सिर्फ 12 की बात, अब नवीन है बहुत अच्छा प्लेयर है, आशु है, अयान है, दिव्यांग है, अब कुछ लेके जाना 4-5 है। अब ये बात क्या है भाई, अब ये जैसे प्रो कबड्डी होती है ना, तो 3 मंथ की लीग होती है, तो हमें सभी बच्चे अच्छा करते हुए दिखते हैं, लेकिन वो सभी अलग अलग टीमों में है। अभी प्रो कबड्डी में 12 ही बच्चे जा रहे हैं, है ना।
तो उनकी सिलेक्शन करना बहुत डिफिकल्ट हाँ जी, हाँ है जी। कि भाई ये बैठ रहा है, ये बैठ रहा है। पर मेरा मानना है कि जो आज के टाइम फॉर्म में है ना, जो अच्छा कर रहा है, आप उसकी सिलेक्शन करो। आप ये मत देखो कि सिर्फ प्रो कबड्डी में अच्छा किया है, आज उसकी फॉर्म डाउन है तो उसको मत सिलेक्ट करो। प्रो कबड्डी में अच्छा, करंट फॉर्म के प्लेयर्स को बिल्कुल बिल्कुल, सिर्फ करंट हाँ, फॉर्म। वैसी सिलेक्शन आप करोगे तो आप बड़े आराम से, हम ईरान को भी मार देंगे, हम कोरिया को भी और पाकिस्तान को भी। लेकिन अगर हमने जिसकी फॉर्म नहीं, कबड्डी में ना एक टाइम होता है, कभी प्लेयर की बहुत अच्छी फॉर्म चलती है, हाँ जी, कभी बिल्कुल डाउन हो जाती है। हाँ जी। वो लीग में भी देखते हैं। हाँ नहीं, ऑब्वियसली बहुत लंबा टूर्नामेंट होता है। हाँ, जैसे स्टार्टिंग में प्लेयर But बहुत एक अच्छी, चीज बीच है। में मिड में थोड़ी डाउन आ जाती है। हाँ जी, हाँ जी। तो वैसा अगर डाउन आ रही है ना, तो आप प्लीज, मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगा कि उनको सेकंड पे रख लो, फर्स्ट में मत रखो। और दूसरी चीज आपसे पूछता हूँ, मैं मेरे पिताजी बताते हैं अब कबड्डी में बहुत डोपिंग टेस्ट कम होने लगे हैं, कि चेकिंग बहुत हो रही है, वेट की चेकिंग करने लगे हाँ। 3 बार प्रो में। तो ये क्या सिस्टम शुरू हो गया नया, ये वेट की चेकिंग? बिकॉज मैंने जब ये चैनल बनाया था, लोगों को हर चीज टेक्निकलिटी समझाना चाहता हूँ कि इट इज नॉट लाइक कि जाओ रेड ले आओ, पॉइंट ले आओ। वो कभी लोगों को भी समझ भी नहीं सकते, पर मैं अपना जितना उन्हें समझा सकता हूँ उसी के लिए मैं आ रहा हूँ। मैं पूछना चाह रहा हूँ आपके डोप टेस्ट का क्या सिस्टम है और आपका वेट वगैरह का क्या चल रहा है? देखो, सबसे पहले तो उधर भाई कबड्डी में ना, आप नेशनल खेलो या इंटरनेशनल, हाँ। 85 केजी वेट होना हाँ जी, चाहिए हाँ जी। ना। 85 से अगर 100 ग्राम भी जाना है तो आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ठीक है। फिर दूसरी बात डोपिंग की, डोपिंग कैंप में भी डोपिंग होगा आपका। हाँ जी। आप अपने घर पे हो तो लोकेशन आपको देनी रखेगी 24 घंटे ऑन करके मोबाइल अगर में, आप प्रो कबड्डी में हो या फिर कहीं पे भी हो, आप इंटरनेशनल टीम में कैंप में है, हाँ, चाहे 80 बच्चे हैं कैंप में, चाहे 100 बच्चे हैं, सबको लोकेशन ऑन है। सभी को लोकेशन ऑन रखनी पड़ेगी। डॉक्टर के पास आपका नंबर होगा, हाँ, नाडा के पास, हाँ वो जी, कभी भी आके आपकी घर से भी ले सकते हैं। हाँ जी, आप सिलेक्शन भी, मतलब मान लो आज मेरे घर पे फंक्शन है, मेरे को अम्बाला जाना है, चंडीगढ़ जाना है, तो मेरे को उनको बताना पड़ेगा कि आज मैं इस लोकेशन पे रहूंगा। हाँ जी। अगर मैंने नहीं बताया तब भी आप पे डोपिंग का जो चार्ज लग सकता है। हाँ, वो हो सकते हैं। कोर्ट में होगी। हाँ, तो बहुत मुश्किल है आज के टाइम स्पोर्ट्समैन को मेंटेन करना, खेलना। नहीं। कि जैसे लोग बोलते हैं ना, लोग कबड्डी टीवी पे बैठे होते हैं, मैं बोलता हूँ अरे वो ऐसे कर दिया, मैं कहता, नहीं यार, दिन रात अलग करके वो लोग उधर टीवी पे पहुंचे। बिल्कुल। आप लोग, आप खिलाड़ी थे, आपको पता हमने कितनी मेहनत करी है, बाहर से बोलना बहुत आसान है। एक बार की बात आ रहा हूँ भाई, इंडिया टीम ना हमारी 2006 में एशियन गेम से एक 3 मंथ पहले एक वैसे ही हम फ्रेंडली मैच खेलने गए, इंडिया, ईरान और पाकिस्तान, तीन ही कंट्री के ट्रायंगल सीरीज हाँ है, जी, वो थी दोहा कतर में एशियन गेम से पहले। हाँ जी, एशियन गेम थी सितंबर अक्टूबर में, वो थी मई जून में हाँ शायद। जी, तो मेरा वेट ज्यादा था, हाँ जी, मेरे को ये था कि एशियन गेम अभी दूर है तो धीरे धीरे कम कर लेंगे। हाँ जी, तो मैंने यहाँ पे बोला भी फेडरेशन को कि मेरा वेट ज्यादा है, तो कोच बोले कि नहीं, ये इंटरनेशनल कोई ज्यादा बड़ा कंपटीशन नहीं है, कि फ्रेंडली मैच है और इसमें वेट की कोई लिमिट नहीं है। हाँ जी, तो हम खुशी खुशी चले गए। हाँ जी, तो वहां जाके पता चला कि वेट है। ये प्रशांत राव जी ने बोला यार तू तो खा खा के मोटा हो रहा है, कल तो वेट है टीम का। तो मैं कहा सर हमें तो बताया नहीं किसी ने। बोला भी कितना? मैं मेरे तो 92 केजी वेट है। और तब क्या होता था, आज 85 है, तब 80 केजी वेट होता था। आप सोचो था भाई, एक रात में 12 केजी वेट रिड्यूस किया मैंने। ये कैसे, मतलब ये एफबीटी पहन के? रनिंग एफबीटी पहन के। और मेरा रूम पार्टनर थे रमेश करमारिया अपना, अच्छा, हाँ, और बीसी रमेश, हाँ जी, और हम थे, ये अपने कैप्टन थे उस टाइम एशियन गेम के हमारे, दिनेश, हाँ, दिल्ली वाले हाँ जी, दिनेश, और पंकज का 3-4 केजी वेट ज्यादा था, दिनेश का 2 केजी था, बीसी रमेश का भी 2-2.5 केजी था, सबसे ज्यादा मेरा था 12 केजी। तो पूरी नाइट भागे हम। भला हो पंकज 67 का, उसने बोला कि मेरे पास कुछ टैबलेट है वेट रिड्यूस करने की। हाँ, पता है उनको। भाई मतलब उस टाइम मैंने अपनी जिंदगी दांव पे लगा दी। वो टैबलेट, वो टैबलेट्स हेल्दी नहीं है, बहुत खतरनाक भाई। क्योंकि जब हम बॉक्सिंग करते हैं बहुत बॉक्सेस ले लेते थे, हाँ। वो अगले दिन परफॉर्म भी नहीं कर पाते। परफॉर्म क्या, खड़ा भी नहीं हो सकता बंदा। हाँ जी। सबसे पहले तो आप खुदा ना खास्ता कोई ऐसी बात हो जाए, आप जा ही सकते हो भाई दुनिया में, है हाँ ना, जी। ऐसा काम हो सकता है। दूसरा, परफॉर्म करना तो भूल ही जाए, आपकी पूरी बॉडी में क्रैम्प आ जाता है, हाँ। वो आप पानी खत्म कर देते हैं। पानी खत्म होता, बाथरूम जाता रहता तो पूरा। मैंने खाली, मैंने पंकज ने भी ले ली, दिनेश ने भी, और बीसी रमेश ने भी। हाँ जी,
पंकज और दिनेश का वेट जल्दी रिड्यूस हो गया, वो तो बाहर आ गए जल्दी। हाँ। वो 12-2 बजे तक उनका वेट ठीक हो गया, 3-4 केजी वेट आ गया। आप इसीलिए बोलिए ऋषिकेश का वेट तो आ गया, लेकिन उसको चक्कर बहुत बुरा हाल हुआ, वो एडमिट करने पड़े हॉस्पिटल में। और उनको 6 मंथ के बाद रिकवरी हुई थी, उनके बाल भी चले गए थे, ऐसा हो गया। मैंने वेट दिया सुबह और पूरी रात भागा हूँ, रनिंग करता रहा, जॉगिंग। और ये करते कैसे, बिकॉज एनर्जी तो बचती नहीं है बॉडी उसके बाद। ये था कि अगर यहाँ पे वेट नहीं दिया तो एशियन गेम नहीं मिलेगा, टीम से बाहर कर देंगे। ये उस चक्कर में जिंदगी मौत का सवाल है, तो वाली बात तो है। भाई वही है, कबड्डी खेलना बहुत मुश्किल है। हाँ जी। तो वेट मैंने जब दिया ना, हाँ। शाम को वेट ज्यादा था, जब वेट वहाँ पूरी सभी कंट्री के वो हाँ, बैठे इकट्ठे होते होते हैं, हैं। उनके साथ वेट होता है। तो गहलोत साहब ने चेयर से उठ के ताड़ी बजाई, यार कमाल है इस लड़के ने, एक नाइट में 12 केजी कम कर दिया। नहीं, पर लेकिन वो गोलियां बैन है पूरे बैन है, हाँ। रोपिंग में आती है। हमें पता नहीं था उस चीज का। नॉलेज भी एक बहुत हाँ। जरूरी चीज है कि स्पोर्ट्स में नॉलेज होना बहुत तो जरूरी है। भाई कन्ना का हाथ लगाता हूँ कि किसी बच्चे को भी नहीं लेनी चाहिए, ऐसा हुआ मेरे साथ। और हमने मतलब कबड्डी के लिए बहुत सेक्रीफाइस किया यार। जब फिर एशियन गेम के कैंप लगते थे, पूरी टीम अच्छी डाइट लेती थी कैंप में, घर से भी लेके आते थे, कैंप में बहुत अच्छी डाइट मिलती थी। मैं एक ऐसा प्लेयर होता था जिसका वेट 195-90 केजी रहता ही रहता था मेरा। भैया क्या है 6'2" 6'2" है। वही तो हाइट में पूरे पूरे कैंप में जितने मेरे साथ होते थे ना, राकेश, ये सारे, इनको पूछना कभी मिले कि मनप्रीत में क्या हाल होता था। हमारे कोच साहब होते थे, 2006 में रहे हैं अपने बलवान कोच साहब, 2002 में थे हमारी प्रसाद राव जी। उनसे पूछना कि उसका क्या हाल था। मैं तो पूरे कैंप में खाना नहीं खाता था यार, नींबू पीता था, मौसमी का जूस, बस और कुछ नहीं। उस पे कबड्डी खेली है। आज के बच्चे पीते हैं ये रंग का पानी को, और आजकल तो प्री वर्कआउट आ चुकी है। कबड्डी खेलनी है ना भाई, आपका जिगर ये होना बहुत ये तो कबड्डी का तो मैं आता हूँ, हर खेल में जिसपे जिगरा नहीं हो, खेल नहीं सकता, नहीं खेल सकता, वो चैंपियन बन ही नहीं नहीं सकता। कर सकता। जुनून होना बहुत जरूरी है। और रिस्क उठाना आना चाहिए। हाँ, रिस्क। और रेडर वही अच्छा है जो अंदर बढ़ चुका है, आप भी मानते हो। हाँ, कोई भी गेम है, जब तक आपको उस गेम से प्यार नहीं होगा ना, उस गेम से इश्क नहीं होगा, तो आप अच्छे इंटरनेशनल लेवल पे नहीं खेल सकते। जो भी रिकॉर्ड बनाएगा ना, जो इतिहास बनाएगा, वो पागल होगा अपनी गेम के लिए। नहीं वो तो है। मेरे को आपसे 2 सवाल और पूछने थे। सबसे पहला सवाल, आप 1998 के इंडिया कैंप में, 2000 के इंडिया कैंप में, 2002 के में, 2006 के में, 2005 के में, 2007 के में, कितने भी लगा लो, कम से कम 25-30 कैंप तो लगाए होंगे। ये आपको 2020 में लगे अवार्ड कैसे? अब भाई सच में बात, ये मैं प्लेयर बहुत अच्छा रहा हूँ, अच्छा खेला हूँ, लेकिन जो आपको सपोर्ट करने वाले होते हैं ना, बैक पे जो आपके खड़े होते हैं कि आज मैं बोलता हूँ ना ग्राउंड पे कि बेटा तू चिंता मत कर, पीछे मैं खड़ा हूँ, हाँ, तो खुल के खेल, खुल के रेड कर बेटे, मैं खड़ा हूँ, है ना। वो क्यों कहता हूँ मैं, मेरे पास सारी जिंदगी का एक्सपीरियंस है। हमें वैसे सपोर्ट करने वाले नहीं थे पीछे, इसलिए हमें अवार्ड नहीं मिले। आप ये सोचो, 99 में पहला टूर मेरा इंडिया का, फिर 2000 में टूर, 2001 में, 2002 में एशियन गेम, और मैंने फाइल फर्स्ट टाइम 2005 में 6 में मैंने फाइल लगाई अर्जुन अवार्ड की। तब तक मेरे पास 2 वर्ल्ड कप एशियन गोल्ड मेडलिस्ट हो गया, 2 वर्ल्ड कप का, 2 एशियन गेम का गोल्ड हो गया, सैफ गेम, एशियन चैंपियनशिप। मतलब अर्जुन अवार्ड के लिए, जिनको अर्जुन अवार्ड मिला उस टाइम, उनके पास एक मेडल, अब मैं नाम तो नहीं बताऊंगा कौन था, वो खुद बच्चे रिसर्च कर ले 2006-7 में किस किस को अवार्ड मिला। तो ये हुआ है मेरे साथ। उसके बाद 2 मिस्ट्री में आज तक नहीं समझ पाए आपके अवार्ड्स की। लेकिन जोगिंदर भैया आज तक कभी एशियन गेम क्यों नहीं मिला? तो जो मेरे साथ हुआ है ना, मेरे को अवार्ड नहीं मिला, वो एक ही बंदा था जिसने मेरे अवार्ड नहीं लेने दिया, और जिसको जोगिंदर को एशियन गेम नहीं खेलने दिया, वो सभी को पता है कौन था। जोगिंदर से बढ़िया लेफ्ट कॉर्नर आते हैं इंडिया में, कोई बना ही नहीं पाता अपने पीक में। देखो जब जोगिंदर पीक पे था ना, एक टाइम तो ऐसा था जोगिंदर का कि वो हरियाणा पुलिस में रहा है और रेलवे में। हमें अपने ओएनजीसी अफसरों को मजबूर करके जोगिंदर को रेलवे से रिजाइन करके ओएनजीसी में भर्ती करना पड़ा था। सिर्फ एक जोगिंदर ऐसा था जो मेरे को कैच करता था, नहीं तो पूरे इंडिया में कोई था ही नहीं उस टाइम। जोगिंदर की इतनी अच्छी पीक थी और मेरी इतनी अच्छी पीक थी तो मेरे को कैच कर ले। तो हम जब जोगिंदर अपने पे लिए तो फिर हमने पूरे इंडिया को वन साइड मारा। आपने डिपार्टमेंट टूर्नामेंट सारे जीते हुए? सभी जीते, कोई भी किसी से नहीं। जोगिंदर राइट
लेफ्ट साइड का कॉर्नर बहुत अच्छा था और उसका सेकंड मैन में खेलता था। एंकल आपने तो एंकल भी और उसके साथ स्पोर्ट भी। अच्छा हाँ, लेफ्ट साइड का कॉर्नर जोगिंदर जैसा स्किलफुल बहुत कम कॉर्नर हुए हैं इंडिया में, जिसमें से जोगिंदर नंबर 1 है। उस टाइम कौन था क्या? वो चलो टाइम हो गया, हाँ। पर मैं मानती हूँ आपसे, अब फेडरेशन क्या इम्प्रूव हुई है उस टाइम से जो पहले चल रहा था। अरे भाई हुड्डा भाई, वो बात बताता हूँ आपको। हाँ जी। ये तो रही अर्जुन अवार्ड की बात, है ना? मेरे को महाराजा रणजीत सिंह अवार्ड नहीं मिला। अब मैं आपको क्या बताऊँ, अभी उसमें अकाली सरकार आके चलेगी, कांग्रेस की सरकार आके चलेगी, अभी आम आदमी पार्टी की सरकार है। उन्होंने भी अभी अभी पिछले मंथ कम से कम कबड्डी में 6-7 अवार्ड दिए हमारे हैं। बॉक्सिंग वालों को भी दिए होंगे उन्होंने। भाई इसमें ना मेरे पास है, जो मैं खेला हूँ, जो मेरे पास मेडल है, जो लिस्ट है, हाँ जी। जो अभी महाराजा रणजीत सिंह अवार्ड दिया है ना, उस पॉलिसी में लिखा हुआ है कि अगर सेंटर से आपको अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड या ध्यानचंद अवार्ड मिला है, तो आपको पंजाब सरकार महाराजा रणजीत सिंह अवार्ड 100% देगी। तो मेरे को तो 2020 में मेजर ध्यानचंद अवार्ड भी मिल गया सेंटर से, तब भी आंखें नहीं खुली पंजाब सरकार की, है ना? और इतने मेडल है भाई, अगर आप दिखा पाओ, मतलब छोटे ये छोटे हम पेज पे शेयर कर देंगे, हाँ, सारे शेयर कर देना भाई। पब्लिकली पक्का शेयर करेंगे, करना, आप पब्लिकली शेयर डालेंगे आपको इसको। प्रॉमिस है मेरे। हाँ नहीं, मैं प्रॉमिस कर करना आपको प्रॉमिस कि जितने भी पंजाब में अभी महाराजा रणजीत सिंह अवार्ड मिले हैं ना कबड्डी में, बाकी गेमों की बात नहीं करता मैं, कबड्डी के, उन सभी प्लेयरों के पास अगर इतने मेडल हो ना, तो उनको जरूर मिलना चाहिए था महाराजा रणजीत सिंह अवार्ड। अगर मेरे को इतने मेडल मेरे पास है, मेरे को नहीं मिला है, तो क्यों नहीं मिला? बस मैं ये पूछना चाहता हूँ। ये तो मैं क्या चोरी करके लाया कहीं से ये मेडल? वो बच्चे जीत के। मेहनत भी थी, बिकॉज आपके पास बैक भी नहीं थी, और आप उस टाइम पे थे जब भागली बहुत बड़े लेवल। देखो आज के टाइम में क्या है, सोशल मीडिया आ चुका है, सोशल मीडिया आ चुका है, प्रो कबड्डी आ चुकी है, अब इतनी बड़ी नहीं कर सकते। एक बार तो इन्होंने कर दिया जो भी किया इन लोगों ने। एशियन गेम जब हमारा ब्रॉन्ज आया था, उसके बाद इन्होंने टीम अच्छी सिलेक्ट करी है। तो पर आपकी ये अचीवमेंट उस टाइम की है जब तो जो दिल में आया लोग वो कर रहे थे। इसमें सिलेक्शन होना तो मेहनत की बात थी। तो और कभी जॉब का ऑफर नहीं आया पंजाब से। एक बार सुखबीर बादल जी ने हमें बुलाया था, उस टाइम 2012 में ऑफर दिया, मैं उस टाइम गया, तब मैं ओएनजीसी में सेटल था, बहुत अच्छी जॉब है। मैं थैंक्स करता हूँ ओएनजीसी का, जिसने इतनी अच्छी जॉब दी मेरे। बढ़िया बात है। हमारे पंजाब में जिसमें एशियन गेम के मेडलिस्ट तो डीआईजी बने हुए हैं पंजाब में। बिल्कुल भाई, बनना भी चाहिए। और अच्छी बात और आप कह रहे हो आपको जॉब भी नहीं दी? नहीं दी है। गुरमीत सर है हमारे हाँ। बॉक्सिंग के, वो भी शायद डीआईजी आए हुए हैं, जो सिल्वर मेडल तक के डीएसपी है पंजाब में। ये तो बहुत बड़ी मिस्ट्री है। तो अगर आप कह रहे हो तो और मैं तो झूठ नहीं बोल रहा हूँ ना, मैं तो कह रहा हूँ ये मेरे सर्टिफिकेट है, ये कागज है। हाँ। आप ये साबित कर दो कि मैं चोरी करके लाया हूँ, हाँ। तो मैं मान जाऊँ। हाँ। तो मेरे साथ इतनी बेइंसाफी क्यों? अच्छा। बता तो दो भगवंत मान जी, आपसे भी है। आप बहुत कहते हैं ना, उनको मैं हम इस करता वीडियो हूँ, में तो इतने मेडल्स हैं मेरे पास, देख लेना सर, मैं चोरी करके नहीं लाया हूँ। आपने तो सभी को अवार्ड दिया है, बहुत अच्छी बात है, देना भी चाहिए, लेकिन मेरे को भी दे देते हैं। इस वीडियो में भगवान मान जी को टैग करेंगे, आप पार्टी को भी करेंगे, पक्का प्लीज फॉर श्योर डील है, पक्का करूंगा आपको जो प्रॉमिस कर रहा हूँ। एक आपसे लास्ट चीज पूछूंगा, नए बच्चे हैं, शॉर्टकट की तरफ जा रहे हैं, ड्रग्स ले रहे हैं, क्योंकि मैं एक लोकल टूर्नामेंट देखने गया था, वो लोग सारे इंजेक्शन लगा रहे हैं, उनके बारे में क्या कहोगे? वो कहते हैं हमारी सिलेक्शन एक बार की बात है, कि अब उनको क्या राय देना चाहोगे? उन्होंने प्रो में भी आना है कि ये रास्ते छोड़ने ही पड़ेंगे, कुछ है अब नए यंग टैलेंट्स के लिए क्या कहना चाहते हो? तो भाई मैंने इन चीजों से निकल के आया ना, पंजाब में बहुत अच्छा है। जब मैं खेलता था ना, तो हम भी देखते थे कि यार बहुत अच्छा परफॉर्म कर लेंगे, ये कर लेंगे ना, तो भगवान की ऐसी कृपा रही है कि दूर ही रहे उन चीजों से, और बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। देखो कोई भी ड्रग लेने से ना आपका हार्ट मजबूत नहीं हो सकता, है ना? आप ठीक है, थोड़ी स्पीड आ जाएगी, थोड़ी पावर महसूस कर लोगे, लेकिन जो जिगरा है ना, जितना आप मेहनत करोगे, जितना पसीना बहाओगे, जितना उससे स्ट्रांग होगा वो ड्रग से नहीं। और ड्रग लेने के आपको इतने नुकसान होंगे बहुत है कि जो आपकी मैरिड लाइफ होगी वो डिस्टर्ब होगी, है ना? आपकी जो
कुदरती भगवान ने जो शरीर दिया है ना वो भी वो नहीं खराब होगा। हाँ। आप ज्यादा लंबा परफॉर्म नहीं कर सकते, ज्यादा लंबा नहीं खेल सकते। हम तो 27-25 ईयर खेला हूँ मैं यार, हाँ। इतनी लंबी गेम खेली है। समझ तो अच्छा खेलना, अच्छा लंबा खेलना है तो आपको ये चीजों से दूर रहना चाहिए और अच्छे कोच के पास ट्रेनिंग लेनी चाहिए। आजकल कोच भी हर जगह कोच बैठे हैं ना, ऐसा नहीं कि टेक्निकली सॉन्ग जो कोच हैं आपको टेक्निकली चीजें सिखाएं, उनके पास जाएं, हाँ। अच्छी डाइट लें और मेरे हिसाब से आपका परफॉर्मेंस 100% आएगा। बाकी मैं आपसे एक क्वेश्चन और है, मेरे को ना बहुत सारे लड़के कोच करते हैं, तो मेरे पिताजी भी कोच थे कहते कि हमें NYP ले लो, NYP ले लो। मैं पूछता हूँ तुम्हारी परफॉर्मेंस दिखा दो, मैं पापा का कह रहा था। हाँ, अगर आपको भी लगता है कि फैमिली से आपको कॉन्टैक्ट करते हैं ऐसे कि दुखी करते हैं लोग की बात करते हैं भाई। मेरे तो यार रिश्तेदार मेरे से बोलते हैं, बहुत सारे रिश्तेदार ये हैं। आपकी बात नहीं है, हर कोच के साथ सारे सभी कोच के साथ है। मैं तो जब से कोच लगा हूं ना, मैं एक चाचे का लड़का खेलता था मेरा, मैंने उसकी सिलेक्शन नहीं करी थी। वो चल खत्म। बोलचाल खत्म, बोलना छोड़ गए यार। और 5-6 नेशनल खिलाए वो पंजाब से, हाँ। वो बोलना छोड़ गए। मेरे- मेरे रिश्तेदार जिनके बच्चे को मैंने सिलेक्शन नहीं करी वो बोलना छोड़ गए मेरे से। मेरे यार दोस्त जो एक थाली में बैठ के खाना खाते थे, उनके बच्चों की सिलेक्शन नहीं की, वो भी बोलना छोड़ गए। भी अब वो समझते क्यों नहीं कि अगर आपने उन्हें खिला दिया, परफॉर्मेंस नहीं है, आपकी खुद की जॉब भी गई। अरे बिल्कुल भाई, तो प्रेशर इतना सोशल मीडिया में, आपको पता है मेरी एक ही चीज है मानने कि कबड्डी ने मेरे को इतना कुछ दिया है हाँ ना, जी। तो मेरा जमीर नहीं मानता कि मैं किसी का हक मार के दूसरे को दूंगा। हाँ। मैं चाहता हूँ चाहे मैं किसी गरीब परिवार का भी बच्चा है ना, बहुत हेल्प करी है मैंने, घर पे जाके लेके आया। गरीब परिवार के बच्चे को लेके आके खिला सकता हूँ, लेकिन उसमें टैलेंट होना चाहिए, कोई गल है ना। चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लड़का हो, अगर नहीं, talent नहीं खिलाओ। वो टैलेंट नहीं है ना, हाँ। तो मैं नहीं खिलाऊंगा भाई, ये मेरा है। और ये यही पहली कोसाफ चीज है, ये कोसाफ है। कोसाफ है है ना। मुझे भी कल परसों फोन आया किसी का कि मुझे ले लो। भाई अगर आप डिजर्विंग हो तो आ जाओ, मैं अपने पिताजी को दिखा दूंगा और ले लो। तो वही है। और एक सवाल ये था, कोच साहब भी ट्रायल लेते हैं बच्चों को। हाँ जी। हम हरियाणा स्टीलर भी ओपन ट्रायल निकालते हैं, आओ हाँ। हमारे पास भाई 250-300 बच्चा ट्रायल देने आता है। अरे ऐसे ऐसे बच्चे आए, मुझे बोलते हैं भैया जो पैसा मिलेगा वो सारा रख लेना। मैं कहा भाई मेरे को नहीं चाहिए पैसा तुम्हारा, ही कैसी कैसी बातें कर रहे हो। और दूसरे सवाल ये है, आपकी बात कोई पंजाब से एशियन गेम्स खेला कबड्डी से? मेरे से आपकी बात हाँ, गुरप्रीत खेला है। ध्रुवप्रीत, हाँ, हाँ, वो भी पंजाब पुलिस में है, वो संगरूर से है। वो किस पोस्ट पे है अभी? वो शायद सब इंस्पेक्टर। वो सब इंस्पेक्टर। तो कबड्डी वालों को क्या भर्ती नहीं करा इन्होंने अच्छे तरीके से, या क्या दिक्कत थी? क्योंकि जिनके एशियन गेम में गोल्ड था उनको तो इंस्पेक्टर डीएसपी ऐसे से भर्ती पोस्ट में। वो बेचारे को डीएसपी कहाँ, वो इंस्पेक्टर तक नहीं बना, सब इंस्पेक्टर ही है वो। और 2014 में खेला वो। ये तो बहुत ये ही हरियाणा की पॉलिसी अलग है, पंजाब की ना। पंजाब की पर पॉलिसी, पंजाब से दूसरी पंजाब की पॉलिसी बताता हूँ मैं। हाँ जी, मैं 2002 में पहले एशियन गेम खेला ना, हाँ जी, हरियाणा गवर्नमेंट ने 10 लाख रुपया दिया। हाँ जी, तब शायद चौटाला सरकार ने, हाँ जी, हाँ जी, एक प्लेयर को 10 लाख, हाँ जी, सेंटर ने भी 10 लाख दिया ठीक है, हर प्लेयर को। हाँ जी, पंजाब गवर्नमेंट ने क्या किया पता है मेरे को कितने पैसे दिए? बड़ा चेक घर पे लगा हुआ है, आज भी मैंने फोटो स्क्रीन करके लगाई हुई है घर पे। हाँ जी, 2,51,081 रुपीज हाँ जी। ये दिया। बस 4 महीने का फर्क हो गया हरियाणा से। बोले जी ये डिवाइड कर दिया हमने। किस चीज में डिवाइड कर दिया? मगर सर हरियाणा पंजाब से तो मैं अकेला प्लेयर हूँ कबड्डी में। और फिर 2006 में खेला मैं, तब सरकार थी, जब ये 2002 में सरकार थी पंजाब में बादल की, हाँ जी, सुखबीर प्रकाश सिंह बादल जी की सरकार थी। और 2006 में थी कांग्रेस की सरकार, हाँ जी, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी थे सीएम। हाँ जी, तो मैं उनसे मिला, मैं सर सभी को आप 10-10 लाख रुपए दे रहे हो गोल्ड मेडलिस्ट को, मेरे भी तो गोल्ड है। हाँ। बोला नहीं कबड्डी में नहीं इतना पैसा है। अरे मेडल पे दे रहे हो, कबड्डी पे दे रहे हो तो गोल्ड ही है। तो 2 लाख रुपए तब अवार्ड मिला। ये तो पंजाब की पॉलिसीज रही है हमेशा से, स्पोर्ट्समैन को के जमीन में और जो रहने दो। लंबी कबड्डी है जो ये इनकी, उसके लिए उन्होंने 2-2 करोड़ रुपए बांटे जब इन्होंने वर्ल्ड कप से कराया 10-12 साल। वर्ल्ड कप कराया तब अच्छे पैसे दिए। बस वो भी लंबी कबड्डी को दिया इन्होंने थोड़ा हाँ, बहुत। लेकिन एशियन गेम उनको पता ही नहीं एशियन गेम क्या होते हैं, ना सीएम को पता है। नहीं, अब तो लड़के भर्ती किए काफी, जो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल, हॉकी की टीम में बहुत अच्छे प्लेयर्स आए थे। वो उन्हीं को भर्ती करते हैं जो अपने होते हैं उनको। जो कबड्डी वाले, कबड्डी के तो वो गेम ही नहीं समझ रहे ना। चलो, आपको देखो ना कबड्डी में यार, मतलब
कैसे कैसे बच्चों को दिया है महाराजा रणजीत सिंह अवार्ड जो नेशनल खेले हैं, है ना। मेरे पास 17 इंटरनेशनल गोल्ड है, फिर भी नहीं दिया। नहीं, मैं जरूर इनको टैग करके पूछूंगा व्हाट इज द रीजन कि भाई तुम क्यों क्या नहीं रीजन है भाई? इनका वही है। बाकी थैंक यू सो मच मनप्रीत भैया, आप आए हमारे पास आए, थैंक मेरे यू। बहुत अच्छा लगा भाई। और मैं खुद चाहता हूँ भाई कि कबड्डी के उन प्लेयरों के, उन कोचों के आपको इंटरव्यूज करने चाहिए जिनको ना खेले बहुत अच्छे हैं, कबड्डी को बहुत बड़ी देन है, लेकिन आज उनको कोई नहीं जानता। आप अपने इंटरव्यू पे मेरे को बिठाना साथ में, को साथ को बिठाना, बलविंदर फिड्डा जी से एक दिन घर पे चलते हैं, इंटरव्यू करके आते हैं। इंडिया ओशन चैनल आए हुए नहीं, for sure आपको पूरी दुनिया को दिखाते हैं कि बलविंदर फिड्डा जी कौन थे, है ना। इनको तो पता भी नहीं होगा, नहीं पता। और जो 1990 में फर्स्ट टाइम एशियन गेम के कैप्टन थे, हमारे पंजाब से थे, है ना, सुखी और हरदीप, उनके साथ इंटरव्यू करेंगे, लोगों को दिखाएंगे। फिर ई प्रसाद राव जी का इंटरव्यू करते हैं। सो मेरा भाई उन लोगों के इंटरव्यू करना जिन्होंने कबड्डी को बहुत कुछ दिया है। मेरा ये चैनल शुरू होने में है बिकॉज मैं मानता हूँ कि बहुत सारे स्टार्स हैं जो अंडरग्राउंड, आपको जैसे बॉक्सिंग में बताता हूँ, तो मेरा खुद का गेम है, उसमें एक बहुत अच्छे प्लेयर हैं, अमित पंगार, मनीष कौशिक, और मतलब ऐसे बहुत सारे आर्मी के बॉयज हैं, सारे आर्मी भर्ती है, सारे इनको देश में जानते हैं। कोई जो यूट्यूब पे वीडियो बना के कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, उसको सब जानते हैं। बिल्कुल, बट हर बंदा अपना पैसा कमा रहा है यूट्यूब पे, there's nothing against them, उनके खिलाफ कुछ नहीं है। बट आई थिंक मैं चाहता हूँ कि वो असली स्टार्स के बारे में जाने, कि ये वो लोग थे जिन्होंने आज बॉक्सिंग को, कबड्डी को, हॉकी को, रेसलिंग को इस स्टेट लेवल तक लेके आए। अब कबड्डी है, कबड्डी में आप लोग देखो, आपको कितना, आप लोगों का आपको जॉब ना भी मिले, आप जो प्लेयर है 5 साल के 10 साल पैसे तो कमा जाता है, घर रोटी भी आती है। उन्हें जो पुराने प्लेयर्स थे, मेरे पापा बहुत बताते थे, जो खेल के आए टूर्नामेंट, बर्तन लेके आए, कटोरी ले आए, और क्या मिलता था। और आपने जो यंग प्लेयर्स रखे हैं, आपने वो बताओ, उनको खाना है, पीना है, सब बिल्कुल सब कुछ हो रहा है। आपको क्या लगता है कि कबड्डी और बढ़ेगी? हाँ बिल्कुल बढ़ेगी, क्योंकि अभी तो शुरुआत है। मैंने सुना कि इसको जियो ने टेक ओवर किया शायद। हाँ जियो, फिर तो बहुत बड़ी न्यूज आप लोगों के लिए, बहुत बड़ी न्यूज है। और जो कबड्डी अभी जो इस साल जो लीग होगी ना, वो बहुत अच्छे स्तर पे होगी और अच्छा कबड्डी को उठाएंगे। और सबसे बड़ी बात क्या है भाई, कबड्डी ना तभी ऊपर आएगी जितना आज आई हुई है ना कबड्डी, थोड़ा सा पब्लिक भी सपोर्ट करेगा। नहीं, मैं मानता हूँ कबड्डी अकेली गेम है इंडिया में आफ्टर क्रिकेट, हाँ, जिसकी लोग टिकट्स भी खरीद रहे देखने के लिए। आपको पता है बॉक्सिंग की लीग फेल हो चुकी है, रेसलिंग की, वहाँ पे कोई टिकट तो खरीदने आ नहीं रहा। आप लोगों को तो टिकट्स के लिए लाइनें लगी पड़ी है। आप अभी बाहर जाओगे, आपके साथ फोटो खींचने के लिए लोग खड़े, आप लोग तो स्टार्स हो। मैं जब यार 10 साल देश के लिए खेला हूँ, तब लोग नहीं जानते। अब तो आप जाओगे, चलो आप नहीं मानते, चलो बहुत चलते, भी रिकॉर्ड करूंगा आपसे सब फोटो। अभी प्रो कबड्डी में जब से काम लगे हैं करने, तब से यार हर एयरपोर्ट से लेके, रेलवे स्टेशन से लेके बस स्टैंड, आप कहीं भी निकल जाओ किसी मॉल में, है ना, तो आपको वहीं कोई ना कोई पहचान लेता है। सो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हम वो गेम खेले, चीजों को, हमारी मिट्टी की अपनी गेम है, बहुत खुशी होती है भाई। और अभी अपनी टीम को कोचिंग कर रहे हैं हरियाणा को, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। हरियाणा में धाकड़ बॉयज। और एक वो डायलॉग बड़ा फेमस होता है कबड्डी में ना, वो जो मैं बच्चों को बोलता हूँ ना, टाइगर का बच्चा, सो लोग बहुत पसंद करते हैं भाई, बहुत अच्छा। देखो ये एज एन एट द एंड ऑफ द डे ये एक कमर्शियल स्पोर्ट है और आप वो एंटरटेनमेंट प्रोवाइड कर रहे हो। अब लोग WWE क्यों देखते हैं? उसमें एंटरटेनमेंट है। अब आप एक कबड्डी को, ऑब्वियसली एक्शन है, बट आप यू आर पुटिंग सम एफर्ट इनटू इट, आप उसको बना रहे हो क्यों बन रहे हो। अब लोग वरना अमेरिकन स्पोर्ट्स क्यों देखते हैं? क्योंकि उसको थोड़ा ड्रामेटिक बनाया जाता है, सही, उसको एक सिनेमैटिक व्यूज दिए जाते हैं। अब आप लोगों ने कबड्डी को ऐसा बनाने का, शेर का बच्चा है, टाइगर का बच्चा। सर मैं चाहता हूँ कि अग्रेशन भी होना चाहिए। ये गेम है ना, थोड़ा आप टीवी के ऊपर पर लिमिट के अंदर रह के, ना ये नहीं कि किसी को गालियां दे, वो नहीं होना चाहिए, लेकिन जिससे आपकी टीम मोटिवेट हो पाए, बाहर टीवी पे जो देख रहे हैं उनको जोश आए, वो चीजें तो होनी चाहिए। नहीं फॉर श्योर, वो अच्छा लगता है। चलो फिर ठीक है, थैंक यू सो मच मनप्रीत भैया, आप आए हमारे पास। मैं तो आपका थैंक्स करता हूँ। मैं आपको ये चैनल ऐसा बना के दिखाऊंगा कि जिसमें हम ऑर्गेनिक एथलीट्स को कर रहे हैं, जो धरती से उठे, जो जिनको भी शायद सोशल मीडिया पे लोग नहीं जानते हुए, लेकिन मैं उनके साथ काम करना चाहता हूँ, कि उनकी स्टोरी दिखाना चाहता हूँ कि जो मेहनत करके ऊपर उठे।
चलो। और मैं अपने इनको दर्शकों में बता दूं भाई, ये हमारे को साहब के लड़के हैं, हुड्डा साहब के, जिनको आप देखते हो ना टीवी में, दिल्ली को मेडल दिलाया गोल्ड, और पिछले कई सालों से तेलुगु टाइटन की टीम जो अच्छा नहीं कर पा रही थी, अभी अच्छा करने लगी है। ये उन को साहब का लड़का है भाई। जितना प्यार को साहब को आप देते हो ना, तो मेरे भाई को भी उतना ही मिलना चाहिए। और बहुत अच्छा बॉक्सर है, जिसने प्रोफेशनल लेवल पे ऑस्ट्रेलिया में, बाहरली कंट्री में बहुत बॉक्सिंग में, रिंग में जोर दिखाए हैं, देश का नाम रोशन किया है। सो इस पेज को सपोर्ट करना है और हमारी स्पोर्ट्स को सपोर्ट करना है, और भाई के जितने भी नए नए इंटरव्यूज आएंगे आप सबको सपोर्ट करना है। सो सभी का बहुत बहुत थैंक यू, और भाई आपका थैंक यू सो मच। थैंक यू।